हरिओम. दादासाहेब टिचकुले योग वर्गाचा निरंतर आज 1113वा दिवस. या योग वर्गाचे प्रणेते ठवकर दादा यांना नमन वंदन प्रणाम. मते दादा यांना नमन वंदन प्रणाम. आहार गीता आशाताई माने दादा यांना नमन वंदन प्रणाम. तसेच मार्गदर्शक रमेश दादा वायंगणकर, रमेश दादा वांडेबुचे यांना नमन वंदन प्रणाम. सोबतच आजच्या गुरुवर्य भारतीताई अय्यर ज्या पनवेल नवीन मुंबई इथून आहेत त्यांना नमन वंदन प्रणाम. या योग वर्गात जुळणारे सगळे साधक वर्ग सर्वांना हरिओम, सर्वांना नमन वंदन प्रणाम. आपण सुरू करतोय महिमा स्त्री शक्तीचा उपाय निरामय आरोग्य जपण्याचा. ही एक महिन्याकरिता स्पेशल शृंखला आपण महिलांकरिता तयार जी घेत आहोत, ज्यामध्ये 8 जून ते 7 जुलै पर्यंत महिलांकरिता हा विशेष कार्यक्रम आपण घेत आहोत. बगिया से एक एक पुष्प पिरोकर बन जाती है माला, वही माला भगवान की चरणों में पड़कर हमें आनंद देती है निराला. वैसे ही आज के जो हमारे पुष्प है जो माला में पिरो रहे हैं वो है भारती दीदी अय्यर जो पनवेल से है. वो एक योगा इंस्ट्रक्टर है. उन्होंने अपना पूरा जीवन योगा में समर्पित कर दिया है. हमें आए दिन उनके इंस्टा पर वीडियो देखते हैं जिन्होंने इनोवेटिव योगा, वो हर तरह के योग करते हैं और उसमें इनोवेशन लाकर बहुत सुंदर सुंदर हमें देखने को मिलते हैं. तो वैसे ही भारती दीदी, इनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ विद्याताई ठवकर को. आज इथे आदरणीय भारतीताई अय्यर यांचा परिचय करून देण्याची मला एक संधी दिली आहे, तेव्हा मी संपूर्ण संपादक मंडळाची मी मनपूर्वक आभारी आहे. इथे मला एक आनंदाची गोष्ट सांगावीशी वाटते की आज आपल्याला विद्याताई हिंदीमध्ये देताय का? नाही, मराठीतच बोलती आहे. अच्छा, हिंदीत दिलं तर सांगा. तर आज आपल्याला हिंदीत दिलं तर चांगलं व्हिडिओ. अच्छा, ठीक आहे, प्रयत्न करती है मी. आज अपने दादा साहेब टिचकुले अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग में सभी मान्यवर और आज के प्रमुख अतिथि, आप सभी का ये योग वर्ग में स्वागत है. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. आज भारतीताई अय्यर का जो परिचय है वो परिचय देने के लिए आज मुझे यहाँ संधि मिली है, वो इसके लिए आप सभी मान्यवरों को, सभी संपादक मंडल की मैं आभारी है. आज विशेष आज भारतीताई अय्यर का आज जन्मदिन है और जन्मदिन मुबारक हो. और दीदी आप मैं ये वृक्ष देकर आपको शुभकामना देती हूँ. थैंक यू सो मच. आपकी सेवा ऐसी अपने हाथ से सभी को मिलने को होना. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. दीदी आप मराठी में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे समझ आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए मराठी में. यस आराम से. कमांड मराठी में ज्यादा है. आराम से मराठी में बोलिए, मुझे उतना समझ तो आता ही है, मैं समझती हूँ, उतना बोल नहीं पाती हूँ बट समझती हूँ. आराम से बोलिए. चलो ठीक आहे, आपण मराठीतच बोलूया. मराठीचा आमचा कमांड चांगला आहे. तर आपला जन्मदिवस साजरा करूया आणि हे एक पुष्पवृक्ष देऊन मी आपलं जन्मदिवस आणि प्रमुख अतिथींचा स्वागत करते आहे. हे स्वीकार करो. ताईचा परिचय देते आहे. महिमा स्त्री शक्तीचा उपाय निरामय आरोग्य जपण्याचा. ताई ही एक थीम आहे आणि या थीम नुसार संपूर्ण 1 महिना विविध विषयांवर मार्गदर्शन होणार आहे. ताईचा परिचय फार मोठा आहे, कार्यक्षेत्र मोठा आहे, पण मी थोडक्यात वेळेचं भान ठेवून मी थोडक्यात आपला परिचय करून देते आहे. ताईंनी मुंबई विद्यापीठातून M.Com आणि M.Ed पदवी प्राप्त केली आहे. त्या योग शिक्षिका आहेत, लेखिका आहेत. गर्भवती महिला तंदुरुस्त राहण्याकरता सर्वोत्तम योगाबद्दल मार्गदर्शन करत असतात. जन्मपूर्व योग, प्रसवोत्तर योग,
याबद्दल त्यांचा सखोल अभ्यास आहे. 10 वर्षांचा योगाभ्यास आहे. ओम, योगा आणि प्राणायाम केंद्र पनवेल येथे असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत. आतापर्यंत त्यांनी 300 विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं आहे. बऱ्याच ठिकाणी योगाबद्दल त्यांची व्याख्याने सुद्धा झाली आहेत. ऑनलाईन, ऑफलाईन न्यू पनवेल येथे योगा क्लासेस त्या नियमित घेत असतात. लहान मुलांसाठी त्यांनी वर्कशॉप सुद्धा घेतले आहेत. योगा फॉर लाईफस्टाईल हा विषय त्यांचा विशेष आवडीचा आहे. ब्रेन, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन यात पारंगत आहेत. आणि यात ताईचा एक मंत्र आहे, डोंट डाएट, ईट वाईज, स्लीप टाईट, वर्कआउट राईट. उपाशी नको, चांगले खा, चांगली झोप घ्या आणि कसरत करा. फूड अँड फिटनेस फंडाज ही त्यांची एक पुस्तक प्रकाशित झालेली आहे. त्यांचं खूप सुंदर परिचय आहे. आणि आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहात पीसीओडी आणि पीसीओएस या विषयावर. पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन डिसीज ही महिलांमध्ये उद्भवणारी एक समस्या आहे आणि ती समस्या म्हणजे मासिक पाळीशी संबंधित आहे. आधी ही समस्या 30 ते 35 वर्षांच्या वयोगटातील महिलांमध्ये उद्भवत होतं असं आपल्याला दिसून येत होतं. अनियमित पाळी, वेदनादायक पिरियड्स, पोटात दुखणे इत्यादी या जीवनशैली बदलामुळे पीसीओडी ही समस्या आज आपण 18 ते 20 वर्ष वयोगटातील मुलींमध्ये आपण बघत आहोत आणि अशा प्रकारची लक्षणे त्यांच्यामध्ये दिसू लागत आहेत. पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन सिंड्रोम, लठ्ठपणा, गर्भधारणा न होणे, मुख्य कारण यामध्ये हार्मोन्स बदलामुळे अशा अनेक प्रकारचे समस्या आपल्याला दिसून येतात. तेव्हा आपण याबद्दल ज्ञान घेऊया. एक सुंदर व्यक्तिमत्व व मधुरवाणी, सदा चेहरा स्माईल असलेल्या आपल्या सर्वांच्या परिचयाच्या आदरणीय भारतीताई अय्यर यांच्या व्याख्यानामधून. तेव्हा मी प्रमुख अतिथींना विनंती करते आहे की आम्हा सर्वांना पीसीओडी आणि पीसीओएस बद्दल मार्गदर्शन करावं. आदरणीय भारतीताई अय्यर. धन्यवाद. विद्याताई, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बढ़िया परिचय आपने दे दिया. थैंक यू. दी, मुझे थोड़ा होस्ट बना के रखिएगा, मुझे एक स्क्रीन शेयर करना होगा. दीदी बनाया. ठीक है, फाइन. सो आज सबसे पहले सबको थैंक यू बोलूंगी कि आज के दिन मुझे इनवाइट किया गया, खास करके ठाकुर गुरु जी को, जिन्होंने आज स्पेशली कहा कि मुझे क्लास में आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो सबकी तरफ से विशेस करनी है, इसलिए बर्थडे के दिन आप लीजिए. सो थैंक्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट. हम लोग आज ये बहुत अच्छा इश्यू आप लोगों ने लिया है कि फुल मंथ के लिए लेडीज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं. जैसे लिस्ट बनी है, देखा तो पता चला वाकई इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है दैट फीमेल्स हैव टू गो थ्रू, लेडीज को जिससे जूझती हैं. जैसे आपको मराठी में कमांड था, मेरा ज्यादा कमांड इंग्लिश और हिंदी में है, तो थोड़ा मुझे एक्सक्यूज करना वर्डिंग्स के साथ. चलेगा. हाँ जी. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें से ये बहुत सारी आजकल हम देखेंगे तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी काफी कुछ है. मेजरली आजकल लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जिसमें से एक जो आज टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है पीसीओएस एंड पीसीओडी का. ये वाला लेक्चर मैं पहले भी ले चुकी हूँ, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये. फिर से हमें इसको माइन्यूटली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि बहुत इजीली समझ भी नहीं आती है. हम लोगों के लिए दिमाग में एक बड़ा पिक्चर रहता है कि पीसीओएस पीसीओडी क्या है, पीरियड्स बराबर नहीं आना इस पीसीओएस पीसीओडी, उसकी वजह से प्रेग्नेंट नहीं होना. बट देन ठीक है, राइट, दैट इज वेरी ट्रू, पीसीओएस पीसीओडी वो ही है. बट देन वो माइन्यूटली अगर उसको देखने जाए तो उसके पीछे क्या क्या है, क्यों है, वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे. So सबसे पहले what is PCOS and what is PCOD? PCOS polycystic ovarian syndrome and PCOD is polycystic ovarian disease. Okay? पोली क्या है? सबसे पहले पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे. सिस्ट क्या होते हैं? सिस्ट छोटे छोटे वाटर बैग्स होते हैं, फ्लूइड सैक्स होते हैं. सैक्स होते हैं मतलब
छोटे छोटे ऐसे बॉल्स जैसे बन जाते हैं, जैसे हम लोग को चेहरे पे फुंसी वगैरह आ जाती है, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, जिसमें पानी भर जाता है, या कभी कुछ हमें जल जाता है या गर्म लग जाता है तो उधर कैसे बॉयल बन जाता है, उस तरह के जो बॉयल्स होते हैं, सिस्ट होते हैं, उसके अंदर जो पानी भर जाता है उसको, और वो ओवरीज के आसपास बाहर की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, ऊपर बन जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्ट। उसके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लूइड मतलब जो पानी भरता है उसके अंदर, वो पानी एक्चुअली क्या है, वो इमेच्योर एग्स है, जो एग्स कभी भी मैच्योर ही नहीं हुए। जैसे लेडी के अंदर आफ्टर एवरी पीरियड साइकिल एग्स मैच्योर होते हैं, एग्स डेवलप होते हैं, कुछ मैच्योर होते हैं, कुछ अनमैच्योर एग्स थ्रू नेक्स्ट पीरियड्स हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये जो अनमैच्योर एग्स होते हैं, इसको नेचुरली बॉडी से शेड आउट होना होता है इन द नेक्स्ट पीरियड्स, बट देन किसी किसी के केस में ये नहीं होते हैं, और ये एज सिस्ट अपने ओवरीज के बाहर की तरफ रह जाते हैं, बाहर की तरफ रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ओवरीज का साइज बढ़ जाता है। मैं उसका इमेज आपको बताऊंगी, पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये जो होता है आपको मैं 1 मिनट ओवरी पहले बता देती हूँ किस तरह की होती है। ये होती है हमारी ओवरीज, ठीक है, ये यूट्रस का इमेज है, इसमें ये हमारे दिस इज द वजाइनल ट्रैक्ट जिसको योनि कहते हैं, सर्कविक्स, फैलोपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये 2 फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं दोनों तरफ, दिस इज द यूट्रस। ओके, ये है हमारी नॉर्मल ओवरी, ओके, जो फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है और यूट्रस से कनेक्टेड है। दिस इज द नॉर्मल साइज ऑफ अ ओवरी। इसमें अगर जब भी शेडिंग बराबर नहीं होती, शेडिंग नहीं होती है मतलब पीरियड्स आपके रेगुलर नहीं होते, लेडी शुड एक्चुअली 12 बार साल में आपको नॉर्मल जो पीरियड्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। सबके साइकिल्स अलग होते हैं, किसी को 30 होते हैं, किसी को 32 होते हैं, किसी के 28 25, सबके साइकिल के नंबर ऑफ डेज अलग होते हैं। लेकिन इफ नॉट 12, साल में 11 टाइम्स शेडिंग होना मतलब पीरियड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ना हो तो जो इमेच्योर एग्स होते हैं वो सिस्ट बन के इस तरह से ओवरीज के बाहर की तरफ डेवलप होने लगते हैं, एकदम सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो वो उसके बाहर चिपक जाते हैं, एंड दिस इज हाउ योर ओवरी लुक्स। सो ये जो एक्चुअल साइज की ओवरी है वो एक्चुअली वो बढ़ते 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 ऐसे इतनी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये सिस्ट एक बार ओवरीज पे लगने चालू हो गए, चिपकने चालू हो गए बाहर की तरफ, तो इसको देयर इज नो वे कि आप निकाल सको एक्सेप्ट थ्रू सर्जरी, वो नेचुरली नहीं निकलेगा। तो ये धीरे 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 आपके ओवरी का साइज को बड़ा करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको वो हैवीपन महसूस होने लगता है। और थोड़े थोड़े दिन के बाद क्या होता है, ये ओवरीज जो है आपको आपकी यूट्रस को दबाने लगती है, जिसकी वजह से आपको डिस्टर्ब पीरियड्स आने लगते हैं, आपकी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है। ओके, दिस वाज द इमेज। या सो ओवरीज का साइज जब भी बड़ा हो जाता है, हमें ये सारी दिक्कत होने लगती है, पीरियड्स में तकलीफ होने लगती है। अभी लोगों को ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये सिंड्रोम क्या है और डिजीज क्या है। हम लोग ऑन अ होल समझते हैं, जैसे आपको मैंने शुरू में ही बताया, पीसीओएस क्या है, पीरियड्स नहीं आना रेगुलर, प्रेगनेंसी उसकी वजह से नहीं होनी। सिंड्रोम्स हम जब भी बात करते हैं, सिंड्रोम्स होते हैं सिम्टम्स, सिंड्रोम सिम्टम ऐसे याद रखिए, सिंड्रोम्स और सिम्टम्स रिलेटेड हैं। मतलब सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे सिम्टम्स, किसी भी एक बीमारी को काफी सारे सिम्टम्स होते हैं, 10 सिम्टम्स होते हैं समझो, ठीक है। और डिजीज कभी बनती है जब भी उसमें से मैक्सिमम सिंड्रोम्स मिलके उस पर्टिकुलर बीमारी को हाईलाइट करते हैं तो वो डिजीज बन जाती है। ओके, अभी समझो आपको अगर हमारे एक 12-15 सिंड्रोम्स है, सिम्टम्स हैं पीसीओडी के लिए, ओके, उसमें से आपको एक 3-4 सिंड्रोम दिख रहे हैं, आप डॉक्टर के पास दिखाते हो या आजकल हम खुद भी समझ जाते हैं कि हमको ये है या नहीं है, तो समझो आपको 3-4 सिंड्रोम्स हैं, जो सिम्टम्स है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं शायद मुझे पीसीओएस हुआ है, पीसीओडी हुआ है, बट जरूरी नहीं कि इसकी वजह से आपको पीसीओडी होगा। तो अगर आपको ये 10-12 में से 6-7-8 सिंड्रोम भी है, 8 सिम्टम्स भी हैं, लेकिन
वो आपको एक्चुअली उस डिजीज का जो मेन चीज है क्या है, आपको सिस्ट डेवलप होना, डिस्टर्ब पीरियड्स होना, ये सब चीजें अगर नहीं हो रही है तो दैट मीन्स वो डिजीज नहीं है, दैट इज जस्ट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ओके, वो डिजीज कभी बनता है जब भी इन सब कारणों की वजह से आपका मेन चीज क्या है, आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह सॉरी आपकी पीरियड्स पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं। थ्रू स्कैनिंग, थ्रू सोनोग्राफी आपको पता चलता है कि आपके ओवरीज की साइज बढ़ गई है और सिस्ट डेवलप हो गए हैं, और उसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में भी इश्यूज आ सकते हैं। देन वी कैन से कि इट इज अ डिजीज। तो हर बार सिंड्रोम डिजीज होना जरूरी नहीं है, बट डिजीज में सिंड्रोम्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। ओके, सो इट इज नॉट उल्टा, दोनों तरह से नहीं होता है। सिंड्रोम्स हो सकते हैं, सिंड्रोम कैन लीड टू डिसऑर्डर, उसकी वजह से कोई डिसऑर्डर आपकी बॉडी में हो सकता है, बट सारे सिम्टम्स कभी डिजीज में बदलेंगे जब भी उन सब की वजह से ये पर्टिकुलर एक डिजीज है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गए हैं, हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, ओवरीज का साइज एनलार्ज हो गया है, और प्रेगनेंसी में आपको डिस्टर्बेंस आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, देन इट इज कॉल्ड एज अ डिजीज। सो हम लोग सिंपल खाली अगर पीरियड्स ऊपर नीचे हो गए या कोई एक आध चीज कुछ हो गई तो उसकी वजह से पीसीओडी बोलना वो गलत होता है, वैसा नहीं है। इट कैन बी ऑल्सो अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने से ठीक हो जाता है। ओके, सो खास करके ये नेम में जो लोगों को कंफ्यूजन होता है उसको हमने फिलहाल क्लियर किया, इसी को समझने में बहुत टाइम जाता है। ओके, पीसीओएस पीसीओडी ये आजकल की बीमारी है, ये पहले की फीमेल्स में नहीं पाई जाती थी या बहुत कम पाई जाती थी, लेकिन आजकल 10 में से 8 औरतों में ये बीमारी पाई जाती है। ओके, इफ नॉट बीमारी, सिंड्रोम तो पाया जाता है। ठीक है, कौन से एज ग्रुप में? 15, द टाइम यू स्टार्ट योर पीरियड्स, मैच्योर जब भी होती है लड़की तभी से लेके जब भी तक उनके मेनोपॉज नहीं आता, उस पीरियड के बीच में ये बीमारी ये डिजीज पीसीओडी पीसीओएस से लेडी कैन बी अफेक्टेड। ओके, अभी चाइल्ड बेरिंग एज जिसको बोलते हैं तभी तक इसका अफेक्ट रहता है इसमें। रीजंस, द मेन रीजन इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जब भी हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या क्या आता जाता है? स्ट्रेस आता है, ओबेसिटी आती है, डायबिटीज आता है, टेंशन आती है, एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आता है, इम्बैलेंस इन चैनल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब पीरियड्स के जो चैनल होते हैं, जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। शायद आप अगर 25-28 डेज में आपको पीरियड्स होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, या इरेगुलर इतना हो जाता है कि आपको 2-3 महीना कंटिन्यूअसली पीरियड्स नहीं आते हैं। देन एक्सेस एंड्रोजन लेवल्स, अभी हम जब भी हार्मोन्स की बात करें, लेडीज में जो होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स प्रोमिनेंट होते हैं, और हर एक फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन्स भी होते हैं एकदम नॉमिनल लेवल्स, दैट इज एंड्रोजन्स। मेल हार्मोन्स हर एक फीमेल की बॉडी में होते ही हैं। जब भी पीसीओएस आपका एकदम एक्टिव होता है, पीसीओएस बहुत डिस्टर्बिंग आपके बॉडी में डिस्टर्बेंस करने लगता है बॉडी में, दैट मीन्स आपके मेल हार्मोन्स भी ज्यादा हुए हैं बॉडी में। ओके, दैट इज अगेन रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल के खराब होने की वजह से मेल हार्मोन्स आपके बॉडी में बढ़ जाते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस, हम जब भी आयुर्वेदा के हिसाब से बात करें, मैं उसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आयुर्वेदा मानता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर किस वजह से होते हैं? ऑब्वियसली हमारे जो तीन मेन रीजन होते हैं, वात पित्त कफ, इन तीनों के इम्बैलेंस की वजह से भी पीसीओएस डिस्टर्ब हो जाते, पीसीओएस होने के कारण होते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस और एक्सेसिव डाइटिंग, ये सारे कारण होते हैं कि हमें पीसीओएस या पीसीओडी का से गुजरना पड़ता है। ठीक है, दीज आर मेन रीजंस। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये सारी चीजें एक बड़े अम्ब्रेला टर्म के अंदर आती है, विच इज नोन एज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो हम बहुत अच्छे से हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, अभी 3 मेन रीजन क्या है आपको जो मैंने बताया। एक, सिस्ट इन दी ओवरीज, कभी आपको पता चलता है कि आपको पीसीओडी है, डिजीज है, ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट पाए जाते हैं जो हमने अभी पिक्चर इमेज के थ्रू देखे हैं।
आप जब ये ब्लड टेस्ट करते हैं, हार्मोनल टेस्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है आपके एंड्रोजन लेवल्स ज्यादा हो गए हैं, दैट इज मेल हार्मोन्स आपकी बॉडी में ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको स्किप्ड पीरियड्स आ रहे हैं। स्किप्ड पीरियड्स मतलब इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, जो हर महीने में शेडिंग होनी चाहिए वो हर महीने ना होकर किसी को 2 महीने में हो रही है, किसी को 3 महीने में हो रही है, किसी को कभी कभी उससे भी ज्यादा होती है। इससे सबसे ज्यादा इश्यू किसको होता है? फीमेल्स हु आर मैरिड एंड दे आर प्लानिंग टू कंसीव, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। ऑल्सो फीमेल्स who are already married, who already have kids and जिनको आगे बच्चा नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके डिस्टर्ब साइकिल की वजह से कभी कभी वो कंसीव कर लेते हैं एंड दे थिंक कि शायद हमें ये पीसीओडी की वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, एंड दे एक्चुअली गेट कंसीव। ये चीज भी आजकल बहुत हमने देखी है। वो सोचते हैं कि हमें, वो जस्ट निग्लेक्ट करते हैं कि हाँ हर महीने तो हमें नहीं आता है ना पीसीओडी की वजह से, तो शायद नहीं आया होगा। आफ्टर 3 months दे रियलाइज, कभी कभी क्योंकि वो मॉर्निंग सिकनेस वगैरह सबको नहीं होता है, आफ्टर 3 months दे रियलाइज कि दे आर एक्चुअली प्रेग्नेंट। तो ये सिंड्रोम होगा तो प्रेगनेंसी होने में इतनी तकलीफ नहीं होती है। सो दैट इज व्हाट आई सेड कि सिंड्रोम और डिजीज में बहुत फर्क है। सब लोग वो रियलाइज नहीं करते, उसको समझते नहीं है, उसको वो एक बीमारी समझ के उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बोलूंगी, एक नेग्लिजेंस है हम लोगों के लेवल पे, कि किसी भी तरह की जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे थायराइड हो गया, शुगर, डायबिटीज हो गई, ये हो गया, ओबेसिटी हो गई, पीसीओएस हो गया, इसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते आजकल, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। जबकि आज के टाइम पे सबसे मेजरली सब डिजीजेस जो हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ही कनेक्टेड हैं, फिर भी इसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। डायबिटीज है ना, थायराइड चलेगा, एडजस्ट कर लेंगे। खाने पीने में भी कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, कोई भी चीज में कंट्रोल नहीं करते हैं। सबका मेजर कारण लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का है। आपको खाना बराबर खाना है, ना कि ज्यादा डाइटिंग करनी है, ना कि ओवर ईटिंग करनी। एक प्रॉपर संतुलित आहार आपको लेना है। सिमिलरली आप इवन अगर डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव डाइटिंग करेंगे, दैट डजंट हेल्प योर बॉडी। आपके बॉडी में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे आप उसको नहीं दे रहे आपके बॉडी को, जिसकी वजह से भी अगेन यू आर लीडिंग योरसेल्फ टू अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। स्लीप एंड एक्सरसाइज, ये चारों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचे कि मैं सिर्फ डाइटिंग करूंगी और मेरा वेट लॉस हो जाएगा और मेरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सही हो जाएगा, नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जितना भी खा पी रहे हो वो आपके शरीर में उतनी कैलोरीज जमा होती जा रही है, यू आर नॉट बर्निंग इट आउट। जब तक आपकी जितनी कैलोरीज बॉडी में गई है वो बर्न आउट नहीं हो गई है, वो आपको हेल्प नहीं करने वाली है। सो एक्सेसिव डाइटिंग ऑल्सो डजंट हेल्प, और एक्सेसिव ईटिंग ऑल्सो डजंट हेल्प। जो भी आप कर रहे हैं उसको आपको रिवर्स करने के लिए उतना कैलोरी बर्निंग एसेंशियल है। तो उसको वो कैलोरी आपके शरीर में उतनी एनर्जी यूज होनी जरूरी है, तो वो आपको थ्रू एक्सरसाइज करनी है। कैलोरी बर्निंग ऑल्सो हैपेंस विथ योर स्लीप। तो स्लीप, 7 से 8 घंटा सोना भी उतना ही आवश्यक है, जिसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट एक 15-20 और मैक्सिमम हाफ एन आवर नैप इन द आफ्टरनून, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जस्ट लीव इट। लेकिन रात की एक 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 8 घंटे की नींद भी कैसे जरूरी है? टाइमली। ऐसा नहीं कि आप रात को 2 बजे सोकर सुबह 10 बजे उठो, वो काम की नहीं है। आपके बॉडी साइकिल, आपकी जो बॉडी साइकिल है वो आपकी जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनका एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें हर एक ऑर्गन अपना काम करता है। सो ए मैक्सिमम, आजकल की जीवन शैली के हिसाब से मैक्सिमम ऑफ 10 या 11, मैक्सिमम इज 11, 10, 10:30, 11 आसपास सोकर एक अराउंड 6-7 आप मैक्सिमम उठ जाए, दैट इज द करेक्ट टाइम। योर बॉडी नीड्स टू हील, योर बॉडी नीड्स टू गो इनटू द करेक्टिव मोड। ओके, सो दीज आर दी मेन फीचर्स जो हमें फॉलो करने होते हैं। अभी इस सिस्ट के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इमेच्योर एग्स, जिनको हम फॉलिकल्स कहते हैं, ठीक है, जो ओव्यूलेशन ट्रिगर करती है। ओव्यूलेशन ट्रिगर करती है मतलब इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, उसमें इसके थ्रू ये होते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं डेवलप्ड फॉलिकल्स के थ्रू ओव्यूलेशन ट्रिगर होती है, ठीक है।
जब भी ये ओव्यूलेशन ट्रिगर होती है तो हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली लीड करते हैं, एंड इस मतलब दैट इज वेरी एसेंशियल, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स आर ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस। ठीक है, अभी मेल हार्मोन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जब भी मेल हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं वो हमारे ये पूरे साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज ओवरवेट, वेट गेन करते हैं, बॉडी पे हेयर आते हैं, अननेसेसरी हेयर आते हैं शरीर पे, ज्यादातर इस एरिया में फेशियल हेयर्स वगैरह बहुत दिखते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखा जाता है। और एक चीज देखी जाती है मेल टाइप बॉल्डनेस। मेल टाइप बॉल्डनेस मतलब जैसे जेंट्स लोगों को बॉल्डनेस आती है, टकलापन आता है, गंजापन आता है, उस तरह का फीमेल्स में भी देखा जाता है इफ दिस इशू इज नॉट एड्रेस्ड टू। अगर टाइमली इसके ऊपर ध्यान ना दें तो ये सारी चीजें भी देखी जाती है। ये एक्ने, वेट गेन, कितना भी आप चाहो आपको वेट लूज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होना, इरेगुलर पीरियड्स हमने डिस्कस किया, पीरियड्स रेगुलर होके excessive bleeding with clots, this is all very very painful, very disturbing, बहुत मतलब बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट के साथ जो भी पीरियड्स होते हैं। डिफिकल्टी इन कंसीविंग, आपको मैंने अभी अभी डिस्कस किया, जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। डिप्रेशन, और एक ये बहुत बड़ा इनफर्टिलिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इनके सिम्टम्स डिस्कस करने के बाद। डिप्रेशन, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, अगर लेडी को एवरी मंथ प्रॉपर साइकिल नहीं आती है तो दैट लीड्स टू डिप्रेशन। एक अलग ही लेवल ऑफ स्ट्रेस बिल्ड इन होता है, ये मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग कि हर महीना हम लेडीज को ये सहन करना पड़ता है, यू नो, दिस इज समथिंग वी गो थ्रू एवरी मंथ। बट देन इसका आना इतना जरूरी है कि अगर स्किप हो जाए तो हम लोग फिर भी डिप्रेस हो जाते हैं, तो दिस इज वेरी अनोइंग थिंग, लेकिन फिर भी इसका आना बहुत जरूरी है टिल वी रीच मेनोपॉज। तो डार्कनिंग ऑफ द स्किन मतलब स्किन आपकी पैची हो जाती है, एक्ने आने लगते हैं स्किन पे, पैचेस ऑन द नेक एंड द ग्रॉइन रीजन, नेक रीजन पे, ग्रॉइन रीजन पे, आपकी जो वजाइनल रीजन है, ग्रॉइन रीजन है, पेल्विक रीजन है, एंड ब्रेस्ट के नीचे, सो ऑल द प्राइवेट पार्ट्स के नीचे डार्कनिंग हो जाती है, मतलब कालापन दिखने लगता है। If this is not treated seriously, this may also lead to endometrial cancer. ज्यादा टेंशन लेने वाली बात इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसको निग्लेक्ट नहीं किया जा, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर आप निग्लेक्ट करोगे तो उसका रूप बदल जाता है, तो इसको निग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं जैसे फेब्रॉइड ग्रोथ भी होता है, अभी जैसे हमने सिस्ट बोला, सिस्ट और फेब्रॉइड में भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। सिस्ट जो फुंसी जैसी होती है जिसके अंदर पानी भरा होता है, और फेब्रॉइड होता है एक मांस का टुकड़ा। ओके, फाइब्रॉइड में क्या होता है, वो टेंडेंसी होती है बॉडी की, जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट में और यूट्रस में फाइब्रॉइड्स पाया जाता है, वो हर एक की टेंडेंसी होती है। फाइब्रॉइड्स बेनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं। बेनाइन एंड मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, बेनाइन मतलब वो आपके शरीर को कुछ तकलीफ नहीं देंगे, शायद वो हैं वो वैसे ही रह जाएंगे, या किसी किसी के केस में वो उसका साइज बड़ा होता जाता है, इतना बड़ा भी हो जाता है कि किसी किसी के केस में एक पोटैटो के साइज का होता है, कभी कभी किसी के बॉडी में नारियल के साइज का भी फाइब्रॉइड ग्रोथ होता है। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ योर बॉडी। फाइब्रॉइड ग्रोथ की वजह से भी प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, पीरियड्स में दिक्कत होती है। सो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। खाली हम लोग ने रूल आउट नहीं कर देना चाहिए कि हम लोगों को अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ पीसीओडी। मल्टीपल रीजंस होते हैं, खाली कभी कभी स्ट्रेस लेवल्स की वजह से भी पीरियड्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो सिस्ट एंड फाइब्रॉइड का डिफरेंस क्या है, सिस्ट होते हैं छोटे छोटे होते हैं जिनके अंदर पानी भरा होता है, इतना बड़ा सिस्ट होने का चांसेस कम होता है, छोटे छोटे मल्टीपल होते हैं। फाइब्रॉइड क्या होते हैं, मांस का टुकड़ा होता है, जिसको अगेन ये दोनों चीजों को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं हमारे शरीर से, जब भी हम लोगों को थ्रू मेडिकेशन वो ठीक नहीं हो रहा है तो थ्रू सर्जरी उसको निकाला जाता है। एंड फाइब्रॉइड ग्रोथ काफी बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, फाइब्रॉइड्स आर मोस्टली सीन इन द यूट्रस। PCOS इज अ विशियस साइकिल मतलब एक के पीछे चीज एक आती जाती, आप उसको जब तक ढंग से कंट्रोल ना करो थ्रू प्रॉपर ईटिंग, सात्विक खाना, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू प्रॉपर स्लीप पैटर्न, ये सारी चीजें
अपनी स्ट्रेस लेवल्स जब तक आप मेंटेन नहीं करो, ये एक साइकिल की तरह एक के पीछे चीज आती ही जाएगी। आप सोचोगे मैं खाली अपना स्ट्रेस कंट्रोल करूं, नहीं, वो नहीं होने वाला। सिर्फ ओबेसिटी कंट्रोल करूं, नहीं, हर एक चीज को आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो ही जाकर आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते, ठीक है। देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट, हाँ, या leads to metabolic syndrome like heart disease, diabetes, stroke, because it increases sugar levels, BP and imbalanced cholesterol levels. तो अगेन ये सारी चीजें भी हमने जैसे बोली है, अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया, पीसीओएस, पीसीओडी जो भी आपको है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसको ये हमें आगे जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है। मतलब क्या? इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में कम हो जाती है। व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? हम जब भी कोई भी स्टार्ची या कार्ब्स या शुगरी फूड खाते हैं तो हमारे पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, जो हमारे बॉडी में से, हमारे ब्लड स्ट्रीम में से इसका शुगरी कंटेंट जो है उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, हमारे बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। लेकिन जब भी हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है किसी भी तरह का, खास करके ओबेसिटी या डायबिटीज की वजह से, जिसमें डायबिटीज में आपने सुना ही होगा कि पैंक्रियाटिक फंक्शन कम हो गया है, तो तभी क्या होता है, पैंक्रियास का फंक्शन कम होने की वजह से बॉडी में से इंसुलिन रिलीज होना कम होता है। जब भी इंसुलिन कम रिलीज होती है तो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जितना इंसुलिन बॉडी में रिलीज करना है, ये स्टार्च, कार्ब्स, शुगर, फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए वो बॉडी एफिशिएंटली नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, अगेन चेंजिंग इनटू हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, देन बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल, सब अलग अलग तरीके से बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नॉट एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, बट एक ये सारी डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। अगर कहा जाए तो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक होने के चांसेस भी होते हैं इफ ऑल दिस थिंग्स आर निग्लेक्टेड। बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आप निग्लेक्ट करोगे तो दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज। आजकल इतना कॉमन हो गया है कि लोग हार्ट डिजीज को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वो करके करवा लिया, स्टेंट डलवा लिया, फिर अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाओ जो आप पहले करते थे। दे डोंट इवन बॉदर कि हम इसके थ्रू जा चुके हैं, हमारे शरीर के इतने बड़े ऑर्गन को कुछ चेंजेस आ गए हैं, कुछ आर्टिफिशियल बिठा दिया गया है। एटलीस्ट नाउ वी शुड बी केयरफुल इन ईटिंग एंड फॉलोइंग अ राइट लाइफस्टाइल। नहीं, दे आर बैक टू देयर रेगुलर थिंग, जो पहले करते थे वही करते थे। एंड आजकल इतना भी देखा गया है कि लोगों के बॉडी में 2-3 स्टेंट डलवाए गए हैं, उसके बावजूद, या बाईपास हो गया है उसके बाद उनको एंजियोप्लास्टी की भी जरूरत पड़ी। इस हद तक हम अपने लाइफस्टाइल को ग्रांटेड लेते हैं, वी आर जस्ट नॉट बॉदर्ड। बट देन इट इज इम्पोर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड कि लाइफस्टाइल हमें कितनी इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में देखा जाए तो सबसे डेडली चीज है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, सबसे डेंजरस। उसको सही तरीके पे, सही ट्रैक पे लेके आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ एस्ट्रोजन इम्बैलेंस बॉडी में हुआ है, ये एक फीमेल कैसे समझेगी? इफ शी इज नॉट विजिटिंग डॉक्टर तो उससे कैसे समझेगा कि एस्ट्रोजन इम्बैलेंस बॉडी में हो? जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन अ फीमेल्स बॉडी। एस्ट्रोजन इम्बैलेंस की वजह से आपको क्या क्या होगा? ड्राई वजाइना, मतलब आपकी योनि में ड्राइनेस आपको फील होएगा, इचीनेस, खुजली वगैरह फील होएगी, इजीली इन्फेक्शन होगा, लेस ल्यूब्रिकेशन मतलब वहां पे जो गीलापन होता है, जो नमी रहती है हमारे वजाइना में, योनि में, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्राइनेस एंड इन्फेक्शन होता है। हॉट फ्लशेस मेरे ख्याल से काफी लोगों ने, वैसे ही जो मिडिल एज वुमेन होती हैं वो इसको फेस करती हैं, खास करके मेनोपॉजल एज में। आपकी मेनोपॉजल एज में क्या होता है, आपकी बॉडी नॉर्मल है, आपको पीरियड्स भी नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी आप सडनली ऐसा फेस करोगे कि एसी चालू है, एकदम परफेक्ट टेम्परेचर है, सब है, फिर भी आपको अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, इतनी ज्यादा गर्मी कि आप लिटरली स्वेट करोगे, एकदम गीला गीलापन आपको लगेगा, और आपको मुंह में सूखापन लगेगा, आपकी धड़कन तेज हो रही है, आपको लगेगा दीज आर हॉट फ्लशेस।
दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन इम्बैलेंस इन योर बॉडी, जो मेनोपॉजल एज में बहुत नॉर्मल है। देखा जाता है कि काफी लेडीज को ये चीज होती है, खास करके रात में। इवन इफ द एसी टेम्परेचर इज कूल, बाकी लोग जब भी आपके पार्टनर या आपके बच्चे जो भी हैं वो आराम से ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के लेटे होंगे, लेकिन शायद आपको बिना ब्लैंकेट ओढ़े भी ये हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा इतनी हद से ज्यादा गर्मी लगती है और धड़कन आपको तेज लगती है, आपको बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है। दिस इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन इम्बैलेंस। ये मेनोपॉजल एज में अगर होता है तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन बहुत ज्यादा होता है तो यू कैन सी द डॉक्टर फॉर इट। ओके, जिसको हॉट फ्लशेस बोलते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस होना एस्ट्रोजन इम्बैलेंस की वजह से, हेडेक, माइग्रेन, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस लेवल्स। यूरिनरी इन्फेक्शन, as I told you, because of dry vagina. And एस्ट्रोजन इम्बैलेंस अगर कंटिन्यूटी में रहे, बहुत टाइम तक रहे, बहुत साल तक रहे, तो दैट में लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ एस्ट्रोजन इम्बैलेंस बहुत टाइम तक रहे अगर मैं कहती हूँ तो उसका मतलब क्या है? एट अ वेरी अर्ली एज, बहुत छोटी एज से, जैसे कि मैंने कहा आपको 15 से 44 एज के इसमें पीसीओडी पीसीओएस के चांसेस होते हैं। तो बहुत जल्दी अगर आप इस डिजीज से जा रहे हैं, इस डिजीज से गुजर रहे हैं, तो आपको जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट कैल्शियम इन योर बॉडी, वो बहुत जल्दी आपके बॉडी को अटैक करने का चांसेस है, विच जो यूजुअली मेनोपॉजल एज के बाद देखा जाता है, वो आपके बॉडी में जल्दी देखा जाए। ओके, जिसकी वजह से आपकी बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाएंगी, बोन्स में ये आ जाएगा, बोन्स क्या बोलते हैं, ब्रिटल, ज्यादा इजीली टूटने के चांसेस होते हैं। ओके, यूटेरियन लाइनिंग की जो हम बात करते हैं, यूट्रस के आसपास जो लाइनिंग, वो किस चीज से बनती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इससे हार्मोन, इसलिए ये हार्मोन का रिलीज होना हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमको पीरियड्स वगैरह रेगुलराइज होते हैं। ठीक है, और जैसे कि पहले हमने कहा कि ये सारी चीजों को हम लोग को अगर कंट्रोल करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, तो किस तरह से करेंगे? रेड्यूस्ड फैट इंटेक, सॉल्ट इंटेक, शुगर इंटेक, मतलब स्टार्ची फूड का आप ज्यादा, फैट इंटेक बोलेंगे सैचुरेटेड, ट्रांस फैट वगैरह, मतलब जितने भी हमारे ये रेडी टू ईट फूड है, ज्यादा जिसमें फैट वगैरह होता है, ट्रांस फैट्स होते हैं, जिसमें सॉल्ट होता है, रेडी टू ईट जितना भी जूसेस हैं, फूड है, जो भी है, वो सब कट डाउन कीजिए कंप्लीटली। एक प्रॉपर अपना साइकिल बनाइए एक्सरसाइज करना, इफ नॉट मोर, मिनिमम ऑफ हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना जरूरी है, बिसाइड्स योर डेली एक्टिविटीज। आप जो भी डेली एक्टिविटीज आप करते होंगे, ऐसा नहीं है कि पीसीओडी सिर्फ वर्किंग वुमेन को होता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इट्स नॉट लाइक दैट। घर पे रहने वाली जो होम मेकर्स है, उनको भी होने के चांसेस बहुत होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल। अगर आपको ऐसी आदत है कि आप घंटों 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 सिर्फ बैठे रहते हैं, तो इट में अफेक्ट यू ऑल्सो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उठे, आपका जो रेगुलर घर का काम वाम है उसके अलावा एक्सरसाइज करें। घर के काम करना और एक्सरसाइज करना आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। आप अगर बोलो कि नहीं, मेरे घर में तो सर्वेंट ही नहीं है, मेड ही नहीं है, मैं तो सारे काम खुद करती हूँ, मेरे घर में मुझे 4 माला चढ़ना पड़ता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसके अलावा आपको अपने लिए एक एक्सरसाइज का टाइम, जिसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स को फोकस करते हुए एक्सरसाइज करते हैं, टाइम देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों को ये नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते। दोनों चीजों को अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों चीजें जरूरी है। अगर आप कहते हो कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करती हूँ इसलिए मुझे घर के काम करने जरूरी नहीं है, वो भी नहीं चलेगा। दोनों एक्टिविटीज होनी जरूरी है, क्योंकि आप जब भी घर के काम कर रहे हो, आप अंदर बाहर हो रहे हो एक्टिवली, सो यू आर कीपिंग योर ऑन एंड योर बॉडी इज एन एक्टिव मोड, which is very essential to keep your muscles and bones and blood circulation active. This is not just for females, this is also for males. Males भी अगर ऑफिस काम भी करते हैं तो it is important every half an hour, 1 hour, they just move around. This is very important. Okay. तो as we discussed, healthy food, sleep के बारे में भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज स्लीप आपको टाइमली स्लीप, क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। अगर आपके स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, आप बहुत सारी चीजें दिमाग में रख के सो रहे हैं, तो आपको क्वालिटी स्लीप मिलना मुश्किल है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में जब भी हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ इज ड्रेसिंग।
डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है आजकल, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग नहीं है, तो भी हम हमेशा अपने मोबाइल के साथ लगे हुए हैं या कंप्यूटर के साथ लगे हुए हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स जितना कर सकते हो कॉन्शियसली कीजिए। ड्रेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। अपने आसपास भी जो बच्चे हैं, अपने नेबर्स हैं, खास करके लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बॉयज एज वेल। जितने टाइट कपड़े आप पहनोगे, आपको आगे जाके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होने ही वाली है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड एज girls, as mothers, as parents, as you know, whatever you think, आजकल ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि खुले कपड़े पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉयज को भी गर्ल्स को भी हमेशा टाइट ना पहनाएं। ओके, आप अगर कुछ आउटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा है कि आप पहनना चाहते हो, पहने, लेकिन मेजरली आपको कपड़े लूज पहनने होते हैं। आप बाहर से पहन के आए हो, चेंज करो, गेटिंग टू लूज क्लोथिंग वेन एवर यू आर एट होम। हम पूरा पूरा दिन टाइट क्लोथिंग में ना बैठे। इवन एट दिस एज ऑल्सो आप ना बैठे। योर इंटरनल ऑर्गन्स नीड स्पेस टू ग्रो। उनको वो ईज चाहिए है, ब्रीदेबल कपड़े पहनिए। और एक कॉन्सेप्ट है आजकल, मैंने देखा है कि स्ट्रेचेबल पहन लेते हैं। स्ट्रेचेबल कपड़ा इज एज गुड एज टाइट कपड़ा, बिकॉज वो आपकी स्किन को पकड़ के रख रहा है। इट इज नॉट अलाउइंग यू टू ब्रीथ। वो आपको कंफर्टेबल लगेगा, बट देन इट इज एक्चुअली नॉट ब्रीदेबल। वो डिफरेंस को समझिए। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव इश्यूज आ रहे हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक चीज जो गर्ल्स को, लेडीज को समझना जरूरी है, हम लोग इसको बहुत ग्रांटेड लेते हैं कि पहले से लेडीज हमारे कन्वेंशनली बोलते थे कि पीरियड्स के 4 दिन रेस्ट कीजिए। ओके, वो लोग एक लेवल तक रेस्ट कराते थे, बिकॉज उस जमाने में हमारे काम ऐसे होते थे कि कुछ भी नहीं किया जाता था, बहुत हैवी काम किया जाता था। चक्की पीसना, हैवी चीजें उठाना, दूर दूर तक जाके पानी उठाकर लाना, इसके लिए कंप्लीट आराम दिया जाता था। कंप्लीट आराम आप मत कीजिए। आजकल हम लोगों को बहुत कंफर्ट है हमारी लाइफ में। वी कैन कैरी ऑन विथ अवर रेगुलर हाउस होल्ड एक्टिविटीज। हल्की मामूली वॉकिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं, लेकिन कोई भी कार्डियो एक्टिविटीज, वेट वगैरह उठाना, या आजकल जैसे एड्स वगैरह में दिखाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करना, हैवी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना, हैवी जिमिंग करना, यू बेटर नॉट डू। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बॉडी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू समथिंग। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हमारा हाथ कट जाए या हमारा पैर कट जाए, उसमें से जब भी ब्लड निकले, हम कितना ध्यान देते हैं, उस उंगली को कितना बचा कर रखते हैं, क्योंकि इट इज ब्लीडिंग, इट इज वुंडेड। वी नीड टू अंडरस्टैंड, आपके बॉडी का एक बहुत बड़ा ऑर्गन ब्लीड हो रहा है, और इधर जितना हो रहा है उसके 100 टाइम्स हो रहा है शायद। इट इज गोइंग थ्रू अ फेस। तो उसको उस टाइम पे संभाल के रखना बहुत जरूरी है। बॉडी इज गोइंग थ्रू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द मंथ। तो उसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी। तो हम सारे योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हम ना कि खुद करें उस टाइम पर, और ना कि अपने स्टूडेंट्स से करवाएं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग पीरियड्स आप स्टूडेंट्स को ना कहें कि नहीं बिंदास आप सब करो। वार्म अप वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ प्राणायाम जो आप कर सकते हो वो कीजिए, दैट इज वेरी गुड, बट देन उसके अलावा आप और कुछ ना करें, जैसे हैवी सूर्य नमस्कार वगैरह, वो सारी चीजें ना करें। ओके, सो रेस्ट ड्यूरिंग द जस्ट अ सेकेंड। सॉरी। सो आई वाज सेइंग कि पीरियड्स के टाइम पे इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चक्रास फटाफट फिनिश करते, 6:50 हो गए। योगा थेरेपी में हम कहा जाए तो चक्रास जो हैं, जो हमारे इस ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, दैट इज स्वादिष्टान चक्र। उसको एक्टिवेट करें, उसका मंत्रा जाप करें, उस कलर का ज्यादा, ऑरेंज कलर जो स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करता है, उसको ज्यादा इमेजिन कीजिए, उस तरह का कपड़ा पहनिए। एंड चक्र एक्टिवेशन मंत्रास जो है, एफर्मेशन है, उसको ज्यादा उस पर इंपॉर्टेंस दीजिए, उसके एक्सरसाइजेस कीजिए। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, योनि मुद्रा, ये सारी ऑल्टरनेटिवली करते रहेंगे, दैट ऑल्सो हेल्प्स। क्रियाज,
कौन सी क्रिया? अग्निसार क्रिया, उडियान बंद, ये दोनों क्रिया आपके अगेन रिलेटेड टू स्वादिष्टान चक्र के आसपास होती हैं, तो इट हेल्प्स यू इन दिस। मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन क्या होती है? आप कॉन्शियसली अपने बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं थ्रू गाइडेड मेडिटेशन, या शवासन सबसे बेस्ट, योग निद्रा सबसे बेस्ट। ये सारी चीजें रेगुलर प्रैक्टिस करें, इफ नॉट रेगुलर वीकली वंस तो ये सारी चीजें करें। आजकल इट इज नॉट डिफिकल्ट, हम तो योगा प्रैक्टिशनर्स है तो हम लोगों का हो जाता है, बट देन जिनका नहीं होता है, आस्क देम टू जस्ट प्ले इट ओवर द नेट। आजकल गूगल पे सब कुछ मिलता है, उस पर करने को कहिए। प्राणायाम बेसिकली अगर आप कहा जाए तो प्रॉपर योगा अगर आप सिंसियरली करते हैं, प्लस योगा कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप अपना खाना पीना और नींद का ध्यान नहीं दे रहे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। एज आई टोल्ड यू, सबको बैलेंस करते हुए चलोगे तो इट इज नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं। इसको कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। थायराइड हो, डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, कुछ भी हो, लेकिन सबको बैलेंस करके चलना जरूरी है। आसनास लेडीज के लिए इन जनरल, पीसीओएस पीसीओडी के लिए और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए जो जो आसनास हैं वो भद्रासन, कम बटरफ्लाई कहते हैं, त्रिकोणासन, उष्ट्रासन, भुजंग आसन। भुजंग आसन इज वेरी गुड, इट ऑक्सीजनेट्स योर ओवरीज। जब भी हम भुजंग आसन पोज में आते हैं, आपके ओवरीज को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है। सेतुबंध आसन, चक्की आसन, कली आसन, ये सारे मेनली जो जिसमें हम पैरों को ब्रॉड करके एक्सरसाइजेस करते हैं, होल्ड ऑन करते हैं, उसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। आप बॉडी को पूरा नीचे लेके जाने के बजाय बॉडी को ऊपर होल्ड करके रखते हैं, तो आपकी जो थाइज वगैरह है, पेल्विक मसल्स है, पेल्विक फ्लोर है, उसको हम टाइटन अप करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं। तो ऑल दिस हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग योर पेल्विक फ्लोर एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके लिए ये सारे आसन हमारे जितने भी योनि से रिलेटेड, जो भी ओवरी से रिलेटेड, योनि से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेस है, it automatically helps you. So this was all about PCOS and PCOD. I hope आपको डाउट क्लियर हुए होंगे। We will finish up with शांति पाठ and then कुछ डाउट्स है तो वो लेते हैं। चलिए, sit comfortably, sit straight, ध्यान मुद्रा लगाकर बैठ जाएंगे। इंडेक्स फिंगर जॉइंट टू द टिप ऑफ द थंब, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली, आंखें बंद। Getting into 3 omkars followed by Shantika. Inhale. Om. 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 Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukha bhag bhave. Om Shanti 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 Om. Rub palms of your feet over the eyes. Oh. Yeah. If you have any questions, you may ask. बहुत अच्छी भारती दीदी। महिमा स्त्री Thank you. शक्ती, उपाय निरामय आरोग्य जपण्याचा, ये जो महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू है 1 महीने के लिए, उसमें हम जो स्त्रियों के जो सब्जेक्ट लेते हैं, तो स्त्री और पुरुष में वो एक ही तो फर्क है कि स्त्री जिसमें गर्भाशय है, जो अपने जैसे एक जीव को अपने अंदर बढ़ाती है और उसे जन्म देती है, ये फर्क है स्त्री और पुरुष में। तो यही स्त्री आज जो हमने भारती दीदी ने पीसीओडी पीसीओएस, ये जो तकलीफ है जो 90% आजकल स्त्रियों में दिखाई देती है, वो गंभीर आजार ना बोलते हुए ये जो तकलीफ है, ये तकरार है, और ये किस वजह से बनती है, तो गलत तरह के खान पान, या तो फिर व्यायाम का अभाव, या तो फिर स्ट्रेस,
जो ज्यादा है, और वो किस तरह यानी उसके क्या 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 है, कैसे होती है, कैसे इसका निराकरण करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने व्यायाम वगैरह बहुत अच्छे तरह से बताए हैं। तो मैं भारती दीदी के आभार के लिए मंगला दीदी को बुलाना चाहूंगी। मंगला ताई। नमस्कार. हरिओम. हरिओम. हरिओम दीदी, हरिओम. दादासाहेब टिचकुले आंतरराष्ट्रीय ऑनलाईन योग वर्गातील आदरणीय योगाचार्य डॉक्टर ठोकर दादा, समाज भारतीचे प्रणेते आदरणीय मते दादा, मार्गदर्शक आदरणीय बांडेपुची दादा, आजचे गुरुवर्य भारती दीदी आणि सर्व साधक दादाताईंना माझा सादर प्रणाम. महिमा स्त्री शक्तीचा उपाय निरामय आरोग्य जपण्याचा या उपक्रमाअंतर्गत महिलाओं के लिए मी आता हिंदी मराठी थोड़ा मिक्स होईल ना. महिलाओं आप के लिए बिंदास बिंदास मराठी में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास बोलिए, मुझे पूरी मराठी समझती है, डोंट वरी. महिलाओं के लिए विभिन्न बीमारी में सबसे बड़ा आज पाने वाला पीसीओडी और पीसीओएस, आणि हे विशेषतः यंग जनरेशन मध्ये जास्त प्रमाणात दिसून येते. फैट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है. दीदी ने जैसे बताया है कि अपन जो भी खाते हैं, जो शुगर अपने शरीर में जब जाती है या कुछ भी खाते हैं तो उसका ग्लूकोज में रूपांतर होता है. तो ग्लूकोज में रूपांतर होने के बाद में वो उसका शोषण होता है, पचन होता है, मगर उसका ज्वलन नहीं होता. इसीलिए वो अपने यानी ब्लड में या यूरिन में ऐसे उसको क्या बोलते रहता है. उसी से अपने को कभी कभी शुगर भी होती है या दूसरे भी डिसीज उसी से हो जाते हैं. और अपने हार्मोन्स चेंज होते हैं. हार्मोन्स चेंज होने के बाद में यानी जैसे 15 से 45 इस उम्र में भी यानी बड़े चेंजेस होते हैं अपने शरीर में. अपने हार्मोन्स चेंज होते हैं. जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं वैसे वैसे अपने शरीर में आजार क्या बोलते हैं बीमारियां आने लगती है. फैट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है. हार्ट डिसीज जैसे शुगर है या स्ट्रोक आना, ये भी ऐसे भी डिसीज दिखाए जाते हैं. एस्ट्रोजन इनबैलेंस होते हैं तब हार्मोन्स बैलेंस इजीली इन्फेक्शन भी होता है. यूरिन में इन्फेक्शन होता है और ड्राइनेस होता है. तो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे से आपने बताया है कि क्या करना चाहिए. और प्राणायाम ये एकमेव मेरे को लगता है प्राणायाम है, योगा है, मुद्रा है. तो ये एकमेव इसके ऊपर का उपाय है. और सात्विक आहार ये भी अच्छे से यानी उपाय है. मेनोपॉज के बाद में जब तक अपने यानी पीरियड वगैरह चालू रहते हैं तो उतनी तकलीफ नहीं होती. मगर मेनोपॉज के बाद में जैसे अपने हड्डी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और बाकी प्रॉब्लम भी यूरिन के भी प्रॉब्लम चालू होते हैं. तो सभी प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं. इसलिए हार्मोन्स का तैयार होना बहुत जरूरी है. स्टार्च कार्ब ये बहुत कम खाना चाहिए. पीरियड में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, मुद्राएं करना चाहिए. विटामिन देखो दीदी मैंने 4 लाइनें लिखी है. विटामिन प्रोटीन्स मिनरल्स युक्त लीजिए सात्विक आहार. हार्मोन्स हमारे संतुलित रहे, योगा प्राणायाम की हो जाए बाहर. हार्मोन्स हमारे संतुलित रहे, योगा प्राणायाम की हो जाए बाहर. निद्रा व्यायाम आहार इसका हमेशा रखे संतुलन. निद्रा व्यायाम आहार इसका हमेशा रखे संतुलन. हार्ट स्ट्रोक शुगर डिसीज भगाना है. आनंद से जिए जिंदगी. हम करेंगे मेडिटेशन. हम करेंगे मेडिटेशन. बहुत सुंदर भारती दीदी आपने लेडीज के लिए इतना सुंदर मार्गदर्शन किया है. बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है. ये लेडीज ने क्या करना चाहिए क्या नहीं. ज्यादा कार्ब स्टार्च नहीं खाना चाहिए और वही अपन खाते हैं, सुबह से उठ के वही खाते हैं.
शुगर तो अपने यानी चाय कॉफी कुछ लेते हैं तो उसी से अपने शरीर में जाते ही है। मगर बहुत सुंदर बताया। दादा साहेब टिचकुले योग वर्ग की तरफ से मैं आपका आभार मानती हूँ। बहुत सुंदर आपने मार्गदर्शन किया है। बहुत ही सुंदर दीदी। भारती दीदी थैंक यू मंगला बहुत ताई। सुंदर। मैंने जो 1 घंटे में बताया, आपने 4 लाइन में मस्त बढ़िया उसको संक्षेप में बता दिया, एकदम बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत ही सुंदर सेशन हुआ दीदी आपका, बहुत ही अच्छा। आज एक स्पेशल है कि दीदी ने सबसे अच्छा ये बताया है कि हम इसे गंभीर आजार बोलते हैं, पर दीदी बोलते कि नहीं, इसको यानी इसको गंभीर आजार न समझकर इसके उपाय कर सकते हैं। ये सभी में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल हो रही है उसके कारण क्या है, बहुत सरल तरह से आपने समझाया दीदी। तो सभी का समाधान हो गया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझाया। आज दीदी का जन्मदिन है, तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो और अभिप्राय देना हो तो पूछिए। साथ ही दीदी का हम जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे कि आज 2 लाइन बोलना चाहूंगी दीदी। हर खुशी पर हक हो आपका, हर खुशी पर हक हो आपका, खुशियों खुशियों भरा सफर हो आपका। गम कभी करवट ना ले आपकी तरफ, गम कभी करवट ना ले आपकी तरफ, सदा मुस्कुराता रहे चेहरा आपका। और हर दिन आपका ऐसे ही मुस्कुराते हुए जाए, क्योंकि आपकी तरह से बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं। आपने पूरा अपना जीवन योगा में समर्पित कर दिया है। बहुत ही अच्छा, आप सभी लोगों को योग सिखाते हैं। और हम अपने जीवन में जो खुशियां भर रहे हैं सभी का क्रेडिट आपको जाता है। तो बहुत आज आपका जन्मदिन है, तो ऐसे ही आपको पूरा साल बहुत अच्छा जाए। हमारी तरफ से ये फूल एक्सेप्ट कीजिए दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए बोलिए। एस्ट्रोजन हा महिलांचा हार्मोन्स महत्वपूर्ण घटक आहे. एस्ट्रोजनचा प्रमाण समजा जर वाढलं तर रक्तामध्ये काही फरक पडतो का, की शरीरावर फरक पडतो? क्वेश्चन बराबर एस्ट्रोजन समझी नहीं आपका। एस्ट्रोजन ये महिला हार्मोन्स का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है करेक्ट, हाँ। और उसका प्रमाण बढ़ गया, मान लो प्रमाण बढ़ गया, एस्ट्रोजन का प्रमाण बढ़ गया, तो अपने ब्लड के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है क्या? हॉर्मोन्स पे इफेक्ट होता है ना इसका। एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने से हाँ या कम होने से, मतलब वो बैलेंस होना जरूरी है। हाँ, बैलेंस होना जरूरी है। और इफेक्ट हो गया तो उसके सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? सी एस्ट्रोजन इम्बैलेंस कुछ भी होगा तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसका कुछ भी इम्बैलेंस होगा तो दैट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर पीरियड्स ओनली। पीरियड्स पे ही वो रिलेट करेगा डायरेक्ट। सही बात है। हाँ, ये तो पूछना उसका था। कुछ, हाँ, वो डायरेक्टली आपके पीरियड्स में ही दिखाएगा जो भी उसका ये है इम्बैलेंस है उसका कुछ भी। तो अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। धन्यवाद दीदी। कैसे ये सारी चीजों का कैसा होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चक्रास का भी एक होता है ज्यादा बैलेंस हो जाना, एक होता है कम बैलेंस होना, दोनों प्रॉब्लम देते हैं। करेक्ट, ओवर एक्टिव चक्रा भी नहीं होना चाहिए, अंडर एक्टिव चक्रा भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उसी तरह से हमारे हॉर्मोन्स का भी ऐसा है। मैं आपको ये सारी चीजें और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट लेक्चर मेरा मंथ एंड में हॉर्मोन्स पे होने वाला है, तभी मैं आपको ये और अच्छे से आपको इसके बारे में बताऊंगी अच्छा और अच्छा डिटेल में बताऊंगी आपको। अच्छा अच्छा। और दीदी जो फालोपियन ट्यूब्स रहते हैं, तो फालोपियन ट्यूब्स में गर्भधारणा जो होती है, यानी उसका प्रमाण बहुत कम रहता है, लेकिन फालोपियन ट्यूब्स में गर्भधारणा होती है, तो क्या उसका वजह क्या होता है? इसका मैं ज्यादा नहीं बता पाती हूँ आपको, लेकिन मुझे थोड़ा इसके बारे में पता है। फैलोपियन ट्यूब्स में जो कंसेप्शन हो जाता है उसका एक तो सक्सेस रेट बहुत कम होता है, तो इसके लिए डॉक्टर्स उसको पहले ही या तो दे वेट कि वो शायद थोड़े दिन में ओवरीज में चली जाए, या तो देसी अगर डॉक्टर्स देखते हैं कि वो नहीं हो रहा है तो उसको उन लोगों को अबॉर्ट करना होता है। उसको अबॉर्शन भी बहुत रिस्की अबॉर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब्स में। सही बात है। इतना ही मुझे पता है, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है इसके बारे में। तो इसलिए बहुत कम होती है ये चीज, लेकिन ये चीज होती है किसी किसी के केस में। तो फैलोपियन ट्यूब्स में वो जब ये ब्लॉक्ड होती है ना तभी ये होता है, जब ये फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह ब्लॉक्ड होती हैं तभी। दिस इज अगेन रिलेटेड टू अवर पीरियड साइकिल वगैरह, अपने ये अगर ये सब क्लियर है, ब्लॉक नहीं है,
तो ये इजीली चैनलाइज होता है। तो जैसा मैंने आपको कहा था, इसका चैनलाइजेशन होना बराबर होना बहुत जरूरी है। यूट्रस सब वजाइना से कर्विक्स, यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब सबका वो क्लियर रहना जरूरी है, नहीं तो वो हो सकता है। अच्छा अच्छा ओवरीज के बजाय फैलोपियन ट्यूब में ही कंसेप्शन रुक हाँ, जाता है, हाँ। आगे नहीं जा पाता। अच्छा अच्छा, धन्यवाद दीदी। फिर से एक बार जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते। हाँ, बोला। दीदी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक, आपको बधाई हो। थैंक यू और लक्ष्मी दीदी। और एनर्जेटिक, बहुत दिन से राह देख रहे थे आपकी हम। क्योंकि आप जब आते हैं, आज अलग से एनर्जी आ गई कि अलग से थैंक यू, ये आप लोगों का प्यार है जो एनर्जी देता है। और पसीना तो निकल ही जाता है हमेशा। आज भी निकल रहा है गर्मी की वजह से और बाकी प्राणायाम से। तो दीदी बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमेशा की तरह आपका। और मेरा सवाल ये था दीदी कि शादी के कितने साल इंतजार करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे हमारे यहाँ लड़कियां हैं जो 20-20 साल हो गए, उनको कुछ नहीं हो रहा है, वो पीसीओडी के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसने तो उम्मीद छोड़ दी। लेकिन दूसरी जो लड़की है तो प्राणायाम वगैरह करती है, फिर भी उसको पता नहीं क्यों, क्या दोनों भी स्ट्रांग है वैसे, पति पत्नी दोनों भी स्ट्रांग है, लेकिन पता नहीं क्या भगवान भी क्या एग्जाम देख रहे हैं उनकी। तो कितने साल इंतजार करना चाहिए। एक तीसरा केस है कि 25 साल हो गए शादी को, एक बार उसको प्रेगनेंसी हुई, लड़की हुई और लड़की चली गई, छोटी बच्ची, और उसके बाद में उसको कुछ नहीं, थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम भी है उसको, तो डॉक्टर ने कहा उनको कि अभी ये रिस्क नहीं लेना उसका, क्योंकि ब्रेन का भी ऑपरेशन उसका हो गया है और नाजुक है। और मिस्टर तो शराब पी के उसको ताने देते रहते, मारते रहते, घर से निकलने के लिए बोलते रहते। तो उसको क्या उम्मीद रखनी चाहिए इतने 25 साल के बाद में? उसकी एज क्या है? उसकी एज 35 से ऊपर है। 35 मतलब ओके, 40 आसपास होंगी, 40, 39, तो 40। अभी भी 39-40 बोलेंगे तो अभी भी ओव्यूलेटिंग से सबसे पहले मैं बोलूंगी कि मुझे गायनेक की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं जितना पता है आपको बताऊंगी, गायनाकोलॉजी के बारे में ज्यादा मुझे पता नहीं है। अ, अ, लेकिन अभी भी ओव्यूलेटिंग एज में है, होता है कोई कोई केसेस की 40 प्लस में भी प्रेगनेंसी होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है। उतना ज्यादा आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेस लेवल्स मेंटेन रहने चाहिए, और हार्मोनल लेवल्स उनके सही रहेंगे, पीरियड्स वगैरह अगर सही आ रहे हैं, अगर ऑलरेडी वो प्री मेनोपॉज में आ चुके हैं तो डिफिकल्टी है। गायनेक्स के पास जाएंगे तो वो एक टेस्ट होते हैं जो करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी बॉडी अभी भी कितने परसेंटेज में ये प्रेगनेंसी के काबिल है। ओके, उसमें वो टेस्ट होते हैं, एलएसएच और एक एलएस और एक मैंने लिखा हुआ था, ये एलएच और एफएसएच हार्मोन्स होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उनके टेस्टिंग होती है जिससे पता चल, ब्लड टेस्ट में ही पता चलता है वो, जिससे मालूम पड़ता है कि आपकी बॉडी अभी भी कितनी प्रेगनेंसी के लायक है या नहीं है। उनको वो किसी गायनेक को मिलके वो टेस्ट वगैरह करा के पता करना पड़ेगा। ओके, एंड या अगर उनका लाइफस्टाइल वगैरह बराबर है एंड 40 के एज में भी वो चाहते हैं कि वो करें, अगर मतलब उनका बॉडी अभी भी प्रिपेयर्ड है, तो शी कैन गो फॉर इट। नहीं तो आजकल आईवीएफ वगैरह भी होता है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है और बॉडी को टॉर्चरस होता है, स्ट्रेस लेवल्स वगैरह बढ़ते हैं उसमें। लेकिन या वो एक ऑप्शन है आजकल, जिनको नहीं होता है नेचुरली, उनके लिए वो एक ऑप्शन है आजकल। और आपने पूछा कितने साल में, तो अभी ये तो हर एक कपल पे रहता है। जैसे आज से 20 साल 25 साल पहले हम लोग देखा जाए तो दिस यूज्ड टू बी प्रायोरिटी वंस यू गेट मैरिड।
पहले हमारी पहले की औरतों की यही प्रायोरिटी हुआ करती थी कि सबसे पहले फैमिली को भी बढ़ाएं, करियर भी करेंगे आगे जाके। करियर हमने सबने छोड़ दिया ऐसा नहीं है, बहुतों ने छोड़ा भी है, बट साथ साथ में वो भी किया है। लेकिन आजकल ऐसा है कि अगेन आई विल से इट कम्स टू लाइफस्टाइल, हम लोग करियर ओरिएंटेड ज्यादा हो गए, बोथ मेन एंड वुमेन दोनों इतने करियर ओरिएंटेड हो गए कि उनको फैमिली बढ़ाने के पहले दे वांट टू बी सिक्योर। सिक्योर मतलब वो बोलते हैं कि हम अच्छे से हम कितना भी ना करें, कितना भी हम कुछ भी करें, कितना भी हम ध्यान लगाएं, कुछ भी, एक मॉनेटरी फैक्टर जो बोलते हैं, पैसा, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। हम कितना भी उसको नाकारें, हम कितने भी हाँ, एक बात है कि हम छोड़ छाड़ के संन्यास लेके बैठ जाए तो शायद नहीं इम्पोर्टेंट रहेगा, बट अदरवाइज हमको इस अगर रेगुलर जिंदगी में रहना है तो वो इम्पोर्टेंट है। तो उन लोगों का फंडा क्या है आजकल कि पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर तरह की कर लें और फिर हम हमारी फैमिली चालू करें। उसमें क्या होता है, कुछ कुछ लोग जिनका लाइफस्टाइल अच्छा है, मियाँ बीवी दोनों का, उनको दिक्कत नहीं होती, वो लोग अगर 2-4 साल के बाद भी ट्राई करेंगे तो उन लोगों का हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड दोनों प्रेगनेंसी उनके, मतलब 6-6 साल के शादी के 6 साल के बाद भी उन्होंने ट्राई किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन लोगों का हो गया है। ऐसे भी हैं। दैट इज बिकॉज उन लोगों को मेंटल स्ट्रेस नहीं, उन लोग फिजिकली एक्टिव थे। वो बहुत मायने रखता है। और अगर ऐसा सब नहीं है, उनका लाइफस्टाइल वगैरह खराब है, फिर भी आपकी फिजिकल बॉडी आपको वैसे सपोर्ट कर रही है तो वो जल्दी हो जाएगा। तो आइडियली 1-2 साल मैक्सिमम वेट करेंगे तो ठीक है, विद करेक्ट लाइफस्टाइल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है तो आप, मेरे ख्याल से वो इवन शादी के बाद भी इमीडिएटली भी ट्राई करेंगे तो इट्स डिफिकल्ट। वैसे केसेस भी हम सुनते हैं। तो इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट, मतलब जो कपल है उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि वो कितने साल रुके अपनी लाइफस्टाइल को देखते हुए और आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देखते हुए। आजकल वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया सबके लिए। और अपना करियर के चक्कर में रहते और रुक जाते, बाद में पछताना पड़ता। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, वो सबको नहीं होता है। करियर के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देंगे तो वो नहीं होता है सबके साथ। वही वही कहना चाह रही हूँ मैं। लेकिन वो बैलेंस, प्रॉब्लम क्या है ना, वो बैलेंस नहीं करते हैं, एक ही चीज को करते रहते हैं। खाली करियर को ध्यान देंगे या तो खाली हेल्थ को ध्यान देंगे, वैसा नहीं होता। या तो सिर्फ आराम करेंगे घर पे, करियर काम भी नहीं करेंगे, घर का भी नहीं काम करेंगे, खाली आराम करेंगे, मीडिया पे बैठे रहेंगे पूरा, वैसे नहीं चलता। बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में हर चीज के। जी धन्यवाद दीदी। और दोस्त आपके बर्थडे के लिए कहना चाहूंगी। आज तुमच्या वाढदिवशी, आज तुमच्या वाढदिवशी करतो शुभेच्छा आम्ही, सुदृढ आणि हसमुख आरोग्याचे धनी असावे तुम्ही. हॅपी बर्थडे टू यू. वाओ, थैंक यू, सो स्वीट। Happy birthday to you. Happy birthday भारती दीदी. थैंक यू सो मच, थैंक यू, सो स्वीट। बहुत अच्छे मराठी में शुभेच्छा दिए दीदी ने। अगले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं दीदी से? सर, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है शायद? संगीता ताईला बोलायचं पण त्यांचा माईक अनम्यूट आहे. हा, म्यूट आहे. संगीता ताई, वाढदिवसाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा ताई. थैंक यू संगीता जी, थैंक यू। सुदिनम जन्मदिनम तव अरे वाह, मंगलम जन्मदिनम. विजय थैंक यू। जन्मदिनाच्या आप सब हार्दिक शुभेच्छा. सुबह सुबह आप सबसे इतना प्यार और आशीर्वाद मिल गया तो आज का दिन तो अच्छा जाना ही है। आज का दिन क्या, आज का पूरा साल ही अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू। संगीता ताई पुढे दादा बोला, रमेश दादा तुम्ही बोला. हरिओम.
ध्यानदार हरिओम। ध्यानदार शानदार दादासाहेब टिचकुले इस वर्ग का आज 1113वां दिन है और आज हमने 13 जून 2023 में प्रवेश किया है। इस वर्ग के प्रेरणा स्थान आदरणीय दादासाहेब टिचकुले, इनको प्रणाम। आदरणीय मते दादा को प्रणाम, आदरणीय ठाकुर दादा को प्रणाम, आज के गुरु हमारे आदरणीय भारती तई अय्यर को प्रणाम। और मैं डॉक्टर रमेश पांडे मुझे नागपुर से सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले हमारे भारती दीदी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही हमारी थैंक यू। भारती दीदी मुस्कुराते हुए रहे, हमको हमारा नॉलेज बढ़ाते रहे और ऐसी ही एक से किताबें लिखते रहे। इनकी बहुत सारी किताबें हमारे भारती दीदी की है और इनमें से एक जो आखिरी की किताब थी, अभी उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारे ठाकुर दादा ने उसका मराठी में ट्रांसलेशन करने का काम लिया था। वो अभी मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ। और आज का दीदी आपने जो क्लास जो पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बताया, तो वो तो डॉक्टर से भी कम नहीं था। बहुत अच्छा आपने नॉलेज बताया। मुझे कुछ खाली कुछ चीजें सुपरफिशियल उसमें लेवल थोड़ा में सा ऐड मालूम है। करना चाहता हूँ। हाँ जी, प्लीज प्लीज हाँ, प्लीज। लेकिन नहीं कि मुझे आपने खाली जितना सुपरफिशियल लेवल में ही पता है सब जितना काम कुछ। करना है उतना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं ये बताना था दीदी कि आपने जो एक बोला ना, फाइब्रॉइड यूट्रस में होता है और ब्रेस्ट में होता है, हम्म ठीक है? फाइब्रॉइड यूट्रस में भी होता है और ब्रेस्ट में भी होता है, ऐसा बोला आप। हम्म हाँ, तो उसमें से मैं सुधारना ये करना चाहता हूँ कि फाइब्रॉइड यूट्रस में होता है और जो फाइब्रॉइड आपने बोला ब्रेस्ट में होता है, उसका नाम है फाइब्रोएडिनोमा। ओके ओके। हाँ, और अच्छा, फाइब्रॉइड बोले आपने नारियल के बराबर साइज का होता है, ये भी बराबर है। हाँ लेकिन ब्रेस्ट का जो फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं ना, वो अपना जो पेवंदी बोर आता है ना, उसके साइज तक के फैलता है, फिर हाँ उससे हाँ हाँ, ज्यादा बड़ा ब्रेस्ट नहीं में होता। नारियल साइज, ब्रेस्ट में नारियल साइज का नहीं होता, वो पता, हाँ वो हाँ मालूम है, हाँ, वो यूट्रस में ही होता है। हाँ, ब्रेस्ट में हाँ, छोटे छोटे होते हैं। ओके, उसका छोटे होते नेम अलग है वो पता नहीं है मुझे, उसका नाम हैं। अलग है वो पता नहीं है। हाँ, उसका फाइब्रोएडिनोमा, ओके 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 ओके। फाइब्रोएडिनोमा, हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम्म। ऐसी है कि वो ब्रेस्ट में इसलिए बड़ा नहीं होता कि ब्रेस्ट का जल्दी ख्याल में आ जाता है हाथ लगाने से। यूट्रस में वो अंदर रहता है, इसलिए अपने को मालूम नहीं पड़ता बड़ा हो रहा है करके। राइट। और उसके, हाँ, उसके 3 प्रकार से होता है कि फाइब्रॉइड जो है वो जैसा अपना कोहड़ा बोलते हैं ना, कुमड़ा, कुमड़ा कुमड़ा बोलते हैं ना, बिटर गॉर्ड। हाँ 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 बिटर गॉर्ड आपको समझ गया। हाँ हाँ, हाँ हमारा हाँ मराठी में हाँ कोहड़ा बोलते हैं, कुमड़ा बोलते हैं। तो उसको अपन ने कट करने के बाद जैसा दिखता है ना, वैसा अपना यूट्रस दिखता है। राइट राइट। सबसे सबसे अंदर का लेयर बोले तो जिसमें बीज रखे हुए रहते हैं, तो जिसमें अपना हाँ पीरियड आता है, वो अंदर का लेयर रहता है। फिर एक एक ओके। लेयर रहता है बीच में का, जिसमें बीज तैयार राइट। होते हैं और बाहर की स्किन, जैसा ग्रीन कलर का कोहड़ा दिख रहा है अपने को, तो वो स्किन और बीच में का जो भाग है वो यूट्रस का मसल वाला भाग है। तो जो फाइब्रॉइड बोलते हैं उसमें भी तैयार हो सकता है। हाँ राइट। हाँ, एक फाइब्रॉइड जहां आपने बोला कि बीज रहते हैं, वहां पे भी तैयार हो सकता है। हम्म। उसको न्यूरल फाइब्रॉइड। और ये जो हम्म है इसको मायोमेटस फाइब्रॉइड। और एक हम्म। फाइब्रॉइड ऐसा होता है कि जो बाहर के जो लेयर है वो बाहर से अपने को हाथ लगाने से भी दिखता है। ऐसे तीसरे प्रकार का फाइब्रॉइड। वो हाँ, एंडोमेट्रियल है ना, क्या थर्ड वाला? नहीं, एंडोमेट्रियल बोले तो सबसे अंदर का जो भाग है जहाँ अंदर वाला, बीज रहते ओके हैं, हाँ, उसको ओके एंडोमेट्रियम ओके बोलते ओके हैं। बीच में का भाग ओके मीसोमेट्रियम बोलते हैं। और बाहर ओके का जो भाग है उसको एक्टोमेट्रियम बोलते हैं। ओके 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 ओके। ठीक है। मैंने अच्छा, वही बोला, तीसरा। मुझे खाली सुपरफिशियल नॉलेज है। हाँ जी, दिस बराबर। इज हाँ, मोर ऑफ दूसरा गायनेक गायनेक। हाँ हाँ जो अंदर के जो बीज है वहां पे जो अगर फाइब्रॉइड होता है तो वो उसका ब्लीडिंग जल्दी जल्दी होता है। यानी वो इसका इफेक्ट अपने को मालूम पड़ जाता है कि वो लेडीज को बार बार पीरियड आता है। उसको पॉलीमेरिया बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया बोलते हैं, बार बार पीरियड आना। ओके और एक पीरियड ओके। ऐसा रहता है कि जैसे जनरली 4 दिन पीरियड रहने को होना, तो लेकिन वो पीरियड 15 दिन तक के एक्सटेंड हो जाता है। यानी बंद ही नहीं हाँ। होता 15 दिन तक के, उसको मेनोरेजिया बोलते हैं। ओके। यानी जनरली 4 दिन में पीरियड बंद होने को होना, लेकिन वो बंद नहीं होता, चालू ही रहता है। हम्म। और फिर एक जो फाइब्रॉइड बताया मैंने बीच में होता है, तो वो ज्यादा कुछ सिम्टम दिखाता नहीं, लेकिन वो यूट्रस का साइज बड़ा होते दिखता है अपने को। सोनोग्राफी में अगर देखा हमने तो उसमें ऐसा दिखाता है कि उसमें फाइब्रॉइड है। और हम्म एक फाइब्रॉइड रहता है कि जो बाहर से होता है, तो उसका सिर्फ साइज बड़ा होता है, लेकिन उसका पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता।
ओके। ऐसा। तो ये फाइब्रॉइड बहुत सारे आपने बोला नारियल के साइज के होते हैं, उससे भी बड़े होते हैं दीदी। और कभी कभी फिर उसको पीरियड अगर ज्यादा होता है या सोनोग्राफी में मालूम पड़ गया है, तो ऐसी सर्जरी करते हैं कि सिर्फ फाइब्रॉइड ही निकाल सकते हैं। या कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा रहा तो यूट्रस। उसको, हाँ, वो अगर यूट्रस का काम नहीं है, अभी बच्चे हो गए, उनको 2-3 बच्चे हो गए, तो अभी उसका काम नहीं है, तो फिर वो यूट्रस भी निकाल देते हैं। तो हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। हाँ, ठीक है मुझे दीदी। हर क्लास में आपसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है जी हाँ मेडिकल दीदी, रिलेटेड, वो बिल्कुल। मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद दीदी। अच्छा, तीसरा एक मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ठोकर दीदी ने पूछा था कि ट्यूबल प्रेगनेंसी, हाँ हाँ हाँ, फेलोपियन ट्यूब ट्यूबल का, हाँ हाँ प्रेगनेंसी हाँ। के बारे में बोला था उन्होंने। तो जब ये फर्टिलाइजेशन होता है, यानी पुरुष बीज और स्त्री बीज का जो मिलन होता है, तो वो ये पुरुष बीज है वो स्त्री बीज के पास जाते हैं, और बहुत सारे रहते हैं, उसमें से एक सक्सेस होता है। करेक्ट। तो हाँ, तो वो फिर सक्सेस होने के बाद, उसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद, वो ओहम के सेल्स बढ़ना चालू हो जाता है, यानी उसकी ग्रोथ चालू हो जाती है। 2 से 4 सेल, 4 से 5 सेल, उसको झाइगोट बोलते हैं, फिर एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये राइट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फिर ये जो गर्भ है वो धीरे धीरे वो ट्यूब में से उसको गर्भाशय में आने की जरूरत रहती है। यानी धीरे धीरे चलते 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 यानी जो फैलोपियन ट्यूब्स के जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट की वजह से घूमते घूमते वो यूट्रस में आके वहां रुक जाता है। लेकिन हमारे ठाकुर दीदी ने जो पूछा था, तो वो रुकने का है कि नहीं, यूट्रस तक के नहीं आता, वो ट्यूब में ही बड़ा हो जाता है। तो ट्यूब में बड़ा होने से फिर 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, तो फिर वो लेडीज को पेन चालू हो जाता है, क्योंकि वो फैलोपियन ट्यूब तो कुछ बड़ी नहीं हो सकती। तो फिर पेन करेक्ट। चालू होने से, हाँ, पेन चालू होने से फिर उसका ख्याल जाता है कि नहीं भी मेरे को तो अभी पीरियड भी नहीं आ रहा और लेकिन पेन हो रहा है। फिर सोनोग्राफी हम निकालते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है कि वो पीरियड में फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी है, तो उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी, और वो निकालना जरूरी है, तभी तो फिर वो उसमें ही फट जाता है। यानी राइट। ट्यूब का साइज ज्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए ट्यूबल प्रेगनेंसी में वो ट्यूब टूट जाती है, फट जाती है, और वो जो गर्भाशय है वो पेट में फिर बड़ा होने लगता है, तो वो जल्दी मालूम पड़ जाता है। तो इसलिए वो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करके वो उतना भाग ट्यूब का भी निकाल देते हैं और वो गर्भाशय भी निकाल देते हैं। तो एक भाग हो गया फिर, लेकिन इससे हानि कुछ नहीं थी, क्योंकि हमारे भगवान ने हमको दो दो चीज दिया है, तो दूसरी फैलोपियन ट्यूब रहती है, उससे प्रेगनेंसी हो सकती है। तो हमारे एक रिलेटिव का ऐसा हुआ है, उसका पहली बार प्रेगनेंसी रही, तो ट्यूब में प्रेगनेंसी थी, फिर वो ट्यूब काट के निकाल दिया, प्रेगनेंसी भी निकाल दिया है। फिर लेकिन अभी दूसरे बार प्रेगनेंसी हुई और उसका बच्चा भी हो गया अभी, तो ये दूसरे ट्यूब अति अच्छी रहने से प्रेगनेंसी चालू रहती है। ठीक है। अच्छा, तीसरा दीदी आपने जो बताया था कि एक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल के बारे में किसने तो भी पूछा था। तो हाई एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं तो। जी हाँ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल अगर इम्बैलेंस रहा तो एक तो पीरियड 2-2 3-3 महीने आएगा नहीं, या तो फिर बहुत ज्यादा पीरियड आएगा, बार बार पीरियड आएगा, या हाँ, पीरियड आया तो नहीं, बहुत दिन तक के उनका ज्यादा उनका रहेगा। क्वेश्चन था, उनका क्वेश्चन था एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ज्यादा होगा तो, ज्यादा एस्ट्रोजन लेवल होने से क्या होता है? एस्ट्रोजन लेवल हाँ अगर हाई हो गई तो क्या होता है? हाई होगा तो। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे, तो हम डिटेल में हमारे तरफ जब गायनेकोलॉजिस्ट आएंगे तो उससे हम भी पूछेंगे। तो लेकिन अभी इतना बता देता हूँ कि ज्यादा अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन बैलेंस नहीं रहा तो पीरियड ज्यादा बार आता है, या तो कभी नहीं भी आता 2-2 3-3 महीना, या तो फिर बार बार आता है। जो 3 चीजें मैंने बताया, पॉलीमेरिया, पॉलीमेनोरिया और मेनोरेजिया। यानी पॉलीमेनोरिया का मतलब है कि महीने में 2-3 बार पीरियड आना, दो तीन और पॉली मैनी मेनोरेजिया का मैनी मतलब टाइम्स। होता है कि पीरियड रुकना ही नहीं, 10-15 दिन तक चालू ही रहना। तो ये चीज हो गया। बाद में तीसरी चीज आपने टाइट कपड़े के बारे में बताई दीदी, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि आजकल जो टाइट कपड़े इतने हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी हम कपड़े खरीद के देते हैं, तो इतने टाइट रहते हैं कि जब हमारे तरफ छोटे बच्चे आते हैं, जब एग्जामिनेशन करने हम उनका वो कपड़े ढीले करने के लिए बोलते हैं, तो वो टाइट कपड़े का निशान पड़ जाता है बच्चों के कमर के आसपास। तो ये हमारा जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर और नाभि के नीचे जो प्रेशर पड़ता है, उससे पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि राइट। टाइट कपड़े और ये जीन के कपड़े इतने खराब है कि इससे ना तो हवा लगती है, और जो अंडर गारमेंट है वो भी आर्टिफिशियल कपड़े के रहे तो उससे भी हवा नहीं लगती है। तीसरी बात ऐसी कि वो अंडर गारमेंट है वो अपने सूती कपड़े होना चाहिए। तो ये चीज है। और आपने जो बताया कि अपन बाहर से आने के बाद में जल्दी कपड़े चेंज करके जितना अपना हवा लगेगा उतना अच्छा है, तो एक चीज है।
तीसरा आपने जो एक्सरसाइज के इसमें बताया था, तो उसमें एक ऐड करने का दीदी मेरे ख्याल से आपने बताया कि नहीं, मालूम नहीं मेरे को, कि विपरीत करनी जो है, हम्म। विपरीत करनी जो है ना, पैर ऊपर करके थोड़ा सा दीवार के नहीं नहीं साइड बताया सहारे उन्होंने, से। हाँ। हाँ, तो उसको एक एक्सरसाइज अच्छा है, पीसीओएस और राइट। पीसीओडी। करेक्ट। हाँ, वो लेडीज के सभी खाली वो प्रकार के पीरियड वो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ पीरियड्स के टाइम पे वो नहीं करना है, वो नहीं करना अदरवाइज है, बिल्कुल बहुत अच्छा है बराबर। वो, हाँ। करेक्ट, वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज, राइट। लेडीज का एक डिसीज उसको है, पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, हम्म यानी गर्भाशय के आजू बाजू में उनको इन्फेक्शन होता है। तो उसमें भी हम्म। ये विपरीत करनी जो है, पैर ऊपर करके रखना 15 मिनट 20 मिनट, तो ये भी अच्छा एक एक्सरसाइज है। उसके बाद में तो बहुत सारी आपके चीजें अच्छे बताए आपने। एक नई चीज है ऐसा कि सुनने में आया है कि जिसको पीरियड ज्यादा जाते हैं उनको पीपल के झाड़ के नीचे बैठने से वो पीरियड कम होते हैं। तो ये थोड़ा सा संशोधन का विषय है, तो कैसा होता है ये भी हमको मालूम नहीं, लेकिन सुना है रामदेव बाबा जी के प्रोग्राम में हमने बहुत बार सुना है कि जिन महिला को पीरियड ज्यादा जाता है या बार बार आता है, उन्होंने पीपल की झाड़ के नीचे बैठने से वो कम होता है। तो क्यों कम होता है, कैसा होता है, कुछ मालूम नहीं। तो सिर्फ ये जानकारी के लिए बताया है। तो देखिए जब भी कभी इसको आपको उसका नॉलेज बढ़ाने का टाइम मिला तो उसके बारे में देखिए आप। कुछ साइंटिफिक रीजन होगा उसको। हाँ हाँ, कुछ रीजन है, बराबर है कि ऐसा। तो बहुत सारी चीज तो ऐसी है कि अभी भी रिसर्च के बारे में बहुत पीछे है हम। तो हम्म। धन्यवाद दीदी, बहुत सारी हमको जानकारी दी है। और दादा साहब टिचकुले ये थैंक यू, वर्ग थैंक जो यू। है हमारे पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे आदरणीय ठाकुर दादा ने जो महिलाओं के लिए ये महीना चालू किया है, महिमा शक्ति के लिए, तो इसमें हमारी अंजलि दीदी है, ठाकुर दीदी है, और ढाकी दीदी है। ये बहुत सारे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे स्पीकर्स भी उन्होंने मिलाए हुए हैं। तो ये महीना भर ये कार्यक्रम चलते रहेगा, लेकिन इतना अच्छा है कि ये इसके आगे भी अगर बढ़ता रहे तो अच्छी बात। और पुरुषों के लिए भी मालूम होना इसलिए अच्छी बात है कि सभी महिलाओं के लिए जो कुछ ज्वाइन नहीं हो पाए उनको ये चीज वो सुन के बता सकते हैं कि नहीं हमने एक क्लास में हाँ। आज ऐसा सुना है। राइट। ठीक है दीदी, धन्यवाद, हरिओम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।